बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मुदस्सिर रशीद और आज हम एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे जो आपका रिसेंट राउंड 6 में पेपर हुआ था चैप्टर नंबर 1 और 2 का। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 और 2। तो बेटा पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें वो पूछता है कि राइट डाउन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम एटम एंड क्लोराइड आयन। तो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आपने सबसे पहले क्या करना है कि एल्यूमिनियम जो एटम है ना, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 13 और इसका जो मास नंबर होता है वो होता है 27। देखो बेटा जो एटॉमिक नंबर होता है ना, इसका मतलब है उसमें जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि एटम एज अ होल ऑर्डिनरी कंडीशन में न्यूट्रल होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्योंकि 13 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो कितने होंगे 13 और इसी तरह नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 13 है और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्डिनरी कंडीशन में इक्वल होते हैं, तो ये भी कितने हो जाएंगे 13। अब बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ बेटा कि n इज इक्वल टू a माइनस z, यानी कि जो मैस नंबर है ना उसमें से एटॉमिक नंबर को आपने क्या करना है, माइनस करना है। अब जरा देखिए इसका 27 क्या है एटॉमिक मैस नंबर और एटॉमिक नंबर क्या है जी 13, तो इसमें बेटा 14 जो है ना वो क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि 14 इसमें न्यूट्रॉन है, 13 इसमें क्या है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो भी कितनी है 13 है। तो आइए देखते हैं अब क्लोराइड आयन में। तो क्लोराइड आयन में देखिए क्लोरीन का वैसे तो एटॉमिक नंबर होता है 17 और 35 इसका मैस नंबर है। तो इट्स मीन जैसे मैंने पहले बताया आपको कि एटॉमिक नंबर ही दरअसल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो 17 बेटा इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है उसमें, अब जरा ये गौर कीजिएगा, अब क्योंकि ये आयन है, अगर तो ये एटम होता तो हम कहते हैं 17 क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्योंकि ये आयन है, एनायन है, गेन किया इसने एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज आपको ऊपर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि 17 प्लस 1 तो 18 बेटा इसमें क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन न्यूट्रॉन्स की तरह उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे जो फार्मूला यहां पर हमने लिखा था कि 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 18 बेटा इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो आई होप सो आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज हंड्स रूल या एक्सप्लेन हंड्स रूल रिगार्डिंग द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो बेटा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में आप ये पढ़कर आए थे कि जो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं। तो याद रखिएगा ये जो रूल है या हंड्स रूल जो है ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है उन ऑर्बिटल्स पर जिनकी एनर्जी इक्वल हो, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो। तो बेटा देखो इसकी डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है, इफ व्हेन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, कि जब एक जैसी एनर्जी वाले इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो, इलेक्ट्रॉन विल गो टू द सेपरेट ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन विल गोज टू द सेपरेट ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेपरेट ऑर्बिटल में जाएगा विद सेम स्पिन रादर देन विद द अपोजिट स्पिन। तो इसका मतलब क्या बेटा देखो जरा, अगर फॉर एग्जांपल ये एक सेम ऑर्बिटल है ना और इसमें दो इलेक्ट्रॉन, तो एक क्या होगा क्लॉकवाइज और एक क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये होती है पेयर्ड स्पिन, यानी कि रादर देन विद अपोजिट स्पिन का मतलब है एक क्लॉकवाइज हो दूसरा क्या हो एंटी क्लॉकवाइज हो। लेकिन वो कहता है कि अगर सेम ऑर्बिटल में आपके पास अवेलेबल है सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन सिंगल स्पिन के साथ आ जाएगा, सेम स्पिन के साथ। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने के लिए कॉमन से एग्जांपल दे दूं कि अगर आपके घर में रूम ज्यादा है ना, तो सारे लोग जितने भी लोग हैं अगर उनके लिए अवेलेबिलिटी है कि वो अलग-अलग रूम में रह सकते हैं, तो क्यों ना वो सारे सेपरेट रूम ले ले, बजाय कि वो एक ही रूम में सारे आ जाए। तो हंड्स रूल भी देखो कुछ ऐसे ही रूल है। वो कहता है अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो इलेक्ट्रॉन सेपरेट ऑर्बिटल में जाएगा विद सेम स्पिन, ये वाली स्पिन के साथ, सेम स्पिन के साथ, रादर देन विद द अपोजिट स्पिन, ना कि वो किसके साथ जाए, अपोजिट स्पिन के साथ जाए। तो जरा देखिए इसकी एग्जांपल। अब मैंने यहां लिखी है एग्जांपल कार्बन की। तो बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 6 होता है। अब सबसे जो पहला ऑर्बिटल है ना इसका वो है 1s, जो लो एनर्जी का, इसलिए नीचे है। अगर मैं ये एरो के जरिए बता दूं आपको, तो ये 1s वाला लो एनर्जी का है
उसके बाद 2s की एनर्जी इससे ज्यादा है, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और यहाँ पर पेयर इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो कह रहा था सेपरेट ऑर्बिटल में जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पर ये एप्लीकेबल होता है हर्ट्ज रूल। तो अब जरा देखें, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है पी के, तो अब अगर मैं ऐसे फिल कर दूंगा ना ऐसे, तो इसका मतलब है ये रॉन्ग है हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल है पी एक्स, पी वाई और पी जी, तो यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए सेम स्पिन के साथ रादर देन विद द अपोजिट स्पिन। तो और भी बहुत सारी बेटा इसकी एग्जांपल दी जा सकती है, जैसे मैंने कार्बन की एग्जांपल दी, आप नाइट्रोजन की दे लें या ऑक्सीजन की दे लें। तो इस तरह से आपने इसे एक्सप्लेन करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर एज ऑब्जर्व्ड बाय मूजले। तो बेटा हेनरी मूजले ने ना एक लॉ प्रेजेंट किया था इन 1913 विच इज नोन एज द मूजले लॉ। तो मूजले लॉ में ना उसने एटॉमिक नंबर को इंट्रोड्यूस कराया था इन 1913। तो अब ना अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो सारा इसमें मूजले लॉ ही लिख देते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी जो है इसका अंडर रूट, फ्रीक्वेंसी अंडर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। तो ये तो है ना मूजले लॉ की जो इक्वेशन है, लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, सिग्निफिकेंस, अहमियत, एटॉमिक नंबर की अहमियत क्या है एज ऑब्जर्व्ड बाय मूजले। तो बेटा मूजले ने जो एटॉमिक नंबर को इन्वेंट किया था या इंट्रोड्यूस कराया था ना, तो वो कैसे करवाया था कि जब उसने कैथोड रेज को स्ट्राइक किया था मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट थे, तो जब कैथोड रेज आकर स्ट्राइक होती थी या जब उन्हें बम्बार्ड किया जाता था कई एलिमेंट्स पर, उसने इसी तरह से बम्बार्डमेंट की तकरीबन 38 एलिमेंट्स पर, एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक। तो उसने देखा हर बार में एक्स रेज क्रिएट होती हैं, जैसे कैथोड रेज आती हैं और कैथोड रेज आकर स्ट्राइक करती हैं हैवी मेटल का जो एलिमेंट है या जो हैवी मेटल है जिसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स है, जैसे वो उसके साथ आकर टकराती है ना तो एक्स रेज जनरेट होती हैं। तो बहरहाल इस तरह से अब उसने कंक्लूड किया कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो आपने इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स आप बता सकते हैं सिग्निफिकेंस में, जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, डिटरमिन द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर एलिमेंट की आइडेंटिटी होता है, पहचान होता है, जैसे आपका आईडी कार्ड आपकी पहचान है ना, ऐसे समझे ये भी एटॉमिक नंबर भी एलिमेंट की आइडेंटिटी है। और इसने ना एक बेस, ये बुनियाद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। क्यों बुनियाद है, क्योंकि अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कैसे एक्सप्लेन हम कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट देयर मास नंबर और एटॉमिक मैसेज। तो ये एक बेस फ्राहम करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। और इसके अलावा बेटा एक और चीज जो आप यहां पर बता सकते हो कि इट हेल्प्ड इन द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। जब मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ना, डिमिट्री मेंडलीव ने, तो उसने कई एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया था एटॉमिक मास की बुनियाद पर, लेकिन उसने कई एलिमेंट्स को ना इनकरेक्ट जो है वो प्लेस कर दिया था। लेकिन जब मूजले ने इंट्रोड्यूस कराया 1913 में ये वाला जो एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट है, तो जब अरेंजमेंट फिर इसके मुताबिक की गई ना, तो ये करेक्ट अरेंजमेंट थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो कई एलिमेंट्स की ना पोजीशन इसके बाद एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर करेक्ट की गई, जैसे निकल है, कोबाल्ट है, पोटाशियम एंड मेनी मोर। तो ये सारी चीजें मैं अगर दोबारा एक बार रिपीट कर दूं कि आपने बताना कि ये आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट की, ये एक बुनियाद फराहम करता है, एक बेस फराहम करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो कई एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को करेक्ट किया गया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, जो कि पहले एटॉमिक मास की बुनियाद पर इर्रेगुलर आती थी, उसमें बेज़ाब्तियां आती थी, वो सही तरह से हम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बिहेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है कि अगर आप बीम्स ऑफ पार्टिकल्स को वन बाय वन सेम स्पीड पर पास करेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो वो डिफरेंटली बिहेव करेंगी। जैसे कि सबसे पहले देखो न्यूट्रॉन पे, क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल्स है, तो वो तो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो वो स्ट्रेट ही पास कर जाएंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है किसके लिए है, न्यूट्रॉन्स के लिए। उसके बाद बेटा देखो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पॉजिटिव प्लेट है इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इनका डिफ्लेक्शन भी थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि ये लाइटर पार्टिकल्स होते हैं एज कंपेयर टू दी प्रोटॉन्स। और अगर प्रोटॉन्स की अगर बीम्स है उसी सेम स्पीड पर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से, जैसी पास होगी तो वो किधर चली जाएगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि वो पॉजिटिव पार्टिकल है या प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज हुआ करता है। तो बेटा
ये क्वेश्चन में यही तीन चीजें आपने बतानी है कि बीम्स ऑफ पार्टिकल्स को जब पास किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो वो डिफरेंटली बिहेव करती है अकॉर्डिंग टू द चार्जेस। अब न्यूट्रल पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर जाएंगे और जो चार्ज पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा और प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने लिखा है यहां पर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पिन पेयर रिपल्जन ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, आयोनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक से है बेटा ये। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पर स्पिन पेयर रिपल्जन जो है वो कैसे असर करती है। तो बेटा स्पिन पेयर से इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं और उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस जब उन्होंने स्टार्ट किया ना तो कुछ ही अर्सा गुजरा, लेकिन उन दोनों दोस्तों के आपस में यूनिटी नहीं है। मतलब वो कोई एक बात करता है कोई दूसरा बात करता है तो जाहिर सी बात है बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो इसी तरह ना देखो जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना सेम ऑर्बिटल में, ये समझे दो इलेक्ट्रॉन है सेम ऑर्बिटल में, तो ये ना स्पिन पेयर रिपल्जन शो करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इट्स मीन कि अगर वो रिपेल करेंगे तो उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, लो हो जाएंगी। क्योंकि वजह जैसे वो बिजनेस दो दोस्तों ने स्टार्ट किया था ना लेकिन उसमें यूनिटी नहीं थी, इत्तेफाक नहीं था। इसी तरह अगर इनमें यूनिटी नहीं होगी ना तो इनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा इजी होगा। और आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वो मिनिमम अमाउंट होती है जो एटम के वैलेंस शेल से, गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो लिहाजा ये अगर पेयर्ड होंगे तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा इजी होगा, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। लेकिन अगर ये ऐसे होगा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा हाई होंगी क्योंकि यहां पर स्पिन पेयर रिपल्जन मौजूद नहीं है। अच्छा तो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें जरा देखिएगा स्टेटमेंट क्या कहता है, I3 ऑफ मैग्नीशियम इज मच बिगर देन इट्स I2 वाई। I3 फॉर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और I2 मतलब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखें आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, जब दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे ना जाहिर सी बात है Mg+2 आयन बनेगा which has stable electronic configuration, जिसकी ज्यादा स्टेबल क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले में सब जब जैसे आप Mg+2 में से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने लगेंगे ना तो फिर आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर जो चार्ज होगा या न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन होगी ना वो इंक्रीज कर जाएगी। तो जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगी तो डेफिनेटली जो I2 के कंपैरिजन में I3 होगा वो ज्यादा हाई होगा। जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर मैग्नीशियम है +2 जो बना है, पहले प्लस था उसके बाद उसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया तो लूज करने पर वो डाई पॉजिटिव बन गया। अब इसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना सेकंड वाली, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1451 किलो जूल पर मोल होती है। अब इस डाई पॉजिटिव में से जब एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे और ये ट्राई पॉजिटिव आयन बनेगा तो फिर इसकी जो IE वैल्यू है वो और इंक्रीज कर जाएगी और बहुत ज्यादा इसमें गैप होगा और ये तकरीबन होती है 1457,730 किलो जूल पर मोल। तो ये 7,730 किलो जूल पर मोल इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो बेटा इस वजह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जाएंगे जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज होता जाएगा और हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अमंग द लिथियम पोटाशियम कैल्शियम सल्फर एंड क्रिप्टॉन which one has the lowest ionization energy, कि किसकी लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है इनमें से। तो देखो बेटा पोटाशियम की अगर बात करें ना तो वो डाउन द ग्रुप पाया जाता है, नीचे पाया जाता है और आपको पता है डाउन द ग्रुप साइजेस में इंक्रीज आता है और जब डाउन द ग्रुप साइजेस में इंक्रीज आएगा तो साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होगा जिसकी वजह से हम थोड़ी एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे इनमें इन तमाम के अंदर सबसे जो लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो पोटाशियम की होगी और सबसे जो हाईएस्ट अगर होगी, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है तो वो क्रिप्टॉन की होगी। और वो क्यों होगी, क्योंकि इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट है इनके कंप्लीट ऑक्टेट्स की वजह से, क्रिप्टॉन या नोबल गैसेस के। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, देयर आर 3 ओरिएंटेशन ऑफ p ऑर्बिटल ड्यू टू 3 वैल्यूज ऑफ m। m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इसको आपने जस्टिफाई करना है
तो जस्टिफाई करने के लिए बेटा क्या करेंगे, पहले अपने आपको फार्मूला याद होना चाहिए। m जो होता है वो बराबर होता है 0, इक्वल होता है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। या ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं ये। तो अगर p ऑर्बिटल के लिए देखें ना, ये वाला फार्मूला यूज करूं तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर या l की वैल्यू होती है ना p ऑर्बिटल के लिए, वो 1 होती है। तो इसका मतलब है कि हम 1 तक जा सकते हैं। अगर मैं ये पुट करूं यहाँ पर m = 0 ±1 तक हम जब जाएंगे, तो इसका मतलब है इसकी 3 वैल्यूज हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, एक 0, एक +1 और एक -1। तो इस मीन के ये 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन में एग्जिस्ट करेगा। इट एग्जिस्ट इन 3, इट हैज 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस। तो इसकी 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन होंगी, जैसे कि px, कौन कौन सी होंगी, px, py और pz। तो ये आपने इसको फार्मूले के जरिए जस्टिफाई कर देना है कि इसकी 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन है, क्योंकि m को अगर आप देखें तो 1 तक आता है, या अगर इस फार्मूले में पुट करें तो यहां पर -1, यहां 0 और यहां पर +1, तो भी 3 वैल्यूज इसकी बनेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है, लिस्ट द 4 एल्यूमिनियम आयन गिवन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज एंड एक्सप्लेन योर ऑर्डरिंग। तो देखो इसमें सबसे पहली लाइन मैंने क्या लिखी है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस विद ईच सक्सेसिव रिमूवल बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द इंक्रीजिंग पॉजिटिव आयन। कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता जाएगा ना, तो जो आयन है वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला बनता जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बनेगा, जब 4 लूज होंगे तो 4 पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बनेगा। तो इसके मुताबिक अगर देखें तो ऑर्डरिंग आपने देनी है एल्यूमिनियम को। तो एल्यूमिनियम के केस में देखिए, अगर मैं स्टार्ट करूं ना, जो 4 अगर आयन्स हैं, तो सबसे पहले कौन सा, एल्यूमिनियम 4 वाला। उसके बाद एल्यूमिनियम जो 4 वाला होगा ना, इसका साइज सबसे छोटा होगा, क्योंकि इस पे चार्ज ज्यादा है, और चार्ज जब ज्यादा होता है तो अंदर की तरफ पुल ज्यादा होता है। तो उसके बाद एल्यूमिनियम का +3 वाला, और इसके बाद एल्यूमिनियम +2 वाला, और सबसे जो बड़ा साइज होगा वो होगा एल्यूमिनियम +1 वाला जो होगा। तो इसको आपने इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की बुनियाद पर एक्सप्लेन करना है कि जैसे जैसे सक्सेसिवली मुसलसल इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जाएंगे, तो उस रिमूवल की वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो बाकी इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और वो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ आयन है उसका साइज छोटा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई इज AlCl3 एन एसिडिक हैलाइड बट NaCl नॉट। तो AlCl3 एसिडिक हैलाइड होता है, और इस वजह से होता है बिकॉज इट रिएक्ट्स विद वाटर, कि वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है और H पॉजिटिव आयन बनाता है। जब वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा तो ये वाटर को फोर्स करेगा, इसके जो एल्यूमिनियम आयन होंगे वो फोर्स करेंगे वाटर को कि वो प्रोटॉन को लूज करे, और ड्यू टू इट्स कोवेलेंट नेचर इट एक्ट एज अ लुईस एसिड, इसलिए क्योंकि ये प्रोटॉन को लूज करा रहा है वाटर में से, तो इसलिए हम कहते हैं ये एसिडिक हैलाइड है। लेकिन जो NaCl है वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि वो पानी के साथ इस तरह से रिएक्ट करके प्रोटॉन को लूज नहीं कराएगा। लेकिन आप इक्वेशन देख सकते हैं कि AlCl3 जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और 3HCl बनाएगा बाय द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से, और ये क्या कहता है, व्हाई डू केटायन बिकम स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। कि जब केटायन बनती है तो वो न्यूट्रल एटम से उसका साइज छोटा क्यों होता है। तो बेटा आपको पता है कि ना, केटायन जब बनती है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के नंबर्स डिक्रीज होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन के नंबर डिक्रीज होंगे तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। या तो ये हो सकता है कि मे बी दी आउटर शेल इज रिमूव्ड, या तो ऐसा हो सकता है कि आउटर शेल ही क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, प्रोटॉन तो लूज नहीं कर रहा है ना, तो न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन होगी, न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स more powerfully inward, electrons more powerfully inward। तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर पावरफुली अंदर की तरफ
अट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से साइज में कमी आ जाएगी। जैसे कि अगर सोडियम एटम को अगर हम देखें तो उसका कितना होता है 186 पिकोमीटर, लेकिन अगर हम आयन को देखें सोडियम आयन जो गैशियस आयन है तो इसका सिर्फ कितना होता है 95 पिकोमीटर इसका साइज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन, व्हाई? कि ऑक्सीजन की लोअर आयनाइजेशन एनर्जी है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो उसकी बेटा रीजन क्या है कि देखिए इसकी रीजन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं ना सबसे पहले ऑफ नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे हो गए। इसी तरह अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ड्रॉ करें यहां पर तो ये होगी 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। अब देखें ये इसका जो p ऑर्बिटल है ना वो हाफ फिल्ड है, मतलब कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। तो जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होने की वजह से इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और अगर ऑक्सीजन 8 की बात करें तो इसमें देखें एक तो ये स्पिन पेयर रिपल्जन शो करेगा ये px वाला जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इसमें पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल नहीं होते, ये ज्यादा स्टेबल है जबकि ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है, तो इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी ऑक्सीजन की एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एटम। जी बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, जो रिमेनिंग इसके 2 क्वेश्चन रह गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफन कैरीज अ पॉजिटिव साइन। तो देखिए बेटा जब सेकंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है ना तो जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपल्जन अप्लाई करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर। जैसे कि देखिए जरा कि अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन उसका गैशियस जो एटम है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उस पर एक नेगेटिव चार्ज यानी कि ये यूनी नेगेटिव गैशियस आयन बनेगा, तो इसके लिए जो एनर्जी रिलीज होगी और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा -141 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो जाएगी। लेकिन इस यूनी नेगेटिव में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और ये डाई नेगेटिव गैशियस आयन बनेगा तो फिर 844 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो पहले से मौजूद है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जो वो एडिशन होने लगता है जिसकी वजह से एनर्जी उसे अब्जॉर्ब करनी पड़ती है या एनर्जी देनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से प्रोसेस एक्सोथर्मिक से एंडोथर्मिक हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाई डज फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन क्लोरीन ऑल्दो इट्स साइज इज स्मॉलर। तो फ्लोरीन का साइज है स्मॉलर और इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है अराउंड द फ्लोरीन एटम। ये ऐसे कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है, थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, और जब रिपल्जन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन थे 2 आपके ए और बी पार्ट में, एक में था एजीमुथल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर को आपने एक्सप्लेन करना है, और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो था सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज के बारे में। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ एजीमुथल क्वांटम नंबर के चंद मेन पॉइंट्स को। तो सबसे पहले आपने इसके ओरिजिन के बारे में बताना है कि जब एटम के स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से वॉच करते हैं तो उसकी जो इंडिविजुअल लाइन है वो बहुत सारी लाइन में स्प्लिट हो जाती है, यानी कि अगर ये एक लाइन है तो कई लाइंस के अंदर ऐसे स्प्लिट नजर आएगी। और उसके बाद इसके फार्मूले के बारे में बताना है कि L इज इक्वल टू 0 1 2 3 to n-1, और S सब शेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D के लिए L की वैल्यू 2 और F के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होती है बेटा। उसके बाद इसकी शेप्स के बारे में बता दें कि इसकी गोल या स्फेरिकल शेप है, P की डम्बल शेप होती है और D की सॉसी शेप है या क्लोवर लीफ लाइक। अगर मैं बना दूं आपको तो इस तरह की इसकी डबल डम्बल ऐसी इसकी शेप होगी, और F सब शेल की कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। इसके अलावा अगर कैलकुलेशन लास्ट में आप लिखते हैं कि इस फार्मूले के जरिए कैलकुलेट किया जा सकता है कि एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे कि आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं, F में 14 आ सकते हैं, तो वो आप इस फार्मूले से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो बेटा उसके बाद आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर।
तो स्पिन क्वांटम नंबर का ओरिजिन लिख दें कि अल्कली मेटल जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन शो करता है हायर से लोअर ऑर्बिट या लोअर से हायर ऑर्बिट में, तो ये ओरिजिन है इसका अल्कली मेटल्स के जरिए। इसका ओरिजिन हुआ था कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पे जाएगा और फिर उसी एनर्जी को इमिट करके जब हायर से वापस लोअर में आएगा तो दो डबल लाइन बनेगी, दो लाइन बनेगी, इसको डबल लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो जंप करके गया था वो या क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। और इसके अलावा इसमें आप सेल्फ रोटेशन के बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है बल्कि अपने एक्सिस के गिर्द भी या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, स्पिन करेगा। और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वाला जो बी पार्ट था आपके पेपर में और वो मैग्नीशियम के हवाले से था, तो इसमें आपने पहले सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज के बारे में बताना है कि जब कॉन्टिन्यूअस रिमूवल होता जाए इलेक्ट्रॉन का तो ये जो सीक्वेंस आता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे सक्सेसिवली कॉन्टिन्यूअसली रिमूव होता जाता है तो इस सीक्वेंस को या इस तरतीब को क्या कहा जाता है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पर देखिए ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसकी मैग्नीशियम के हवाले से आपने बतानी है। ये मैग्नीशियम का एटम है जिसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3, तीसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये थर्ड शेल है, ये सेकंड शेल है और ये फर्स्ट शेल है। तो इसमें अब आप देखें थर्ड शेल जो कि आउटर मोस्ट बनता है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव किए जा सकते हैं। तो यहाँ जो एनर्जी का जंप आएगा वो फर्स्ट जंप कहलाएगा और वो इतना ह्यूज नहीं होगा। उसके बाद जब आप सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि वो इनर शेल में आप आ रहे हैं, इनर शेल से आपको रिमूव करना पड़ेगा। और सबसे जो इनॉर्मस और लार्ज जंप आता है ना, सेकंड जंप जिसे कहते हैं, वो फर्स्ट शेल जो सबसे इनर शेल है, यहां से जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। तो बेटा आई होप सो कि आज की डिस्कशन से आपको बहुत फायदा हुआ होगा, बहुत फ्रूटफुल रही होगी। तो इन्हीं लाइंस के ऊपर आपने एनुअल एग्जाम में भी जैसे मैंने बताया क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है इसी तरह से आपने राइट करना है। अल्लाह हाफिज।